Thank you, Mr. आइए। Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. बैठिए। Thank you, sir. अपना परिचय दीजिए और ध्यान रखिएगा कि नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि का उल्लेख ना ले पाए। सर, मैं फतेहपुर से हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव सिठौरा से प्राप्त की है और इंटरमीडिएट मैंने फतेहपुर के विद्या मंदिर से किया है। इसके बाद मैंने स्नातक के तौर पर इंजीनियरिंग की है। अभी हाल ही में मेरा चयन समीक्षा अधिकारी पद पर हुआ है। ठीक है, समीक्षा अधिकारी आप बन चुके हैं। जी। परिचय पूछते से हमने कहा था कि ध्यान दीजिएगा, नाम, जाति, धर्म, क्षेत्र आदि का उल्लेख ना ले पाए। आपने ध्यान नहीं दिया। सॉरी सब बता गए। सर, नाम नहीं मेंशन किया। क्षेत्र बता दिया, बाकी चीजों को तो अवॉइड किया है। समीक्षा अधिकारी आप बन चुके हैं। जी सर। वहाँ वैकल्पिक विषय तो था नहीं? नहीं सर। किन किन विषयों की परीक्षा हुई थी, कौन कौन से पेपर? सर, जीएस हुआ था, हाँ। हिंदी हुआ था प्री में, और मेंस में भी सर जीएस हिंदी हुआ था और ऐसे के साथ एक हिंदी का सब्जेक्टिव पेपर हुआ था। कौन सा ऐसे लिखा था आपने? सर, ऐसे लिखा था, रशिया यूक्रेन वॉर पे आया था तो वो लिखा था। एक आया था भारत में जो भी धर्मनिरपेक्षता है उसके बारे में आया था। 2 ऐसे लिखे थे। ठीक है, तो आप सिंपली ग्रेजुएट हैं। यस सर। और बहुत सारे लोग यहाँ आ रहे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी किए हैं। यस सर। नेट, जीआरएफ, पीएचडी, बीटेक, एमटेक। सर, तो वरीयता नहीं दी जानी चाहिए उन सबको? सर, वरीयता दी जानी चाहिए, लेकिन एक जो मानक योग्यता है अगर उसको कोई पूरा कर रहा है तो सर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हो रही है, तो उसमें जो आगे जा रहा है उसको सर चयन मिलना चाहिए। अच्छा, और कोई तर्क? आपका वरीयता क्यों न दे? ठीक है, वो भी मानक पूरा कर रहा है और आप भी मानक पूरा कर रहे हैं। सर, वरीयता दी जाती है, अगर नंबर बराबर होते हैं तो वरीयता जरूर उनको दी जाती है, उनको सिलेक्शन दिया जाता है सर। पीसीएस में भी सर और आरओ में भी। ये ईसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन? यस सर। बीटेक किया है यस आपने। सर। तो वैकल्पिक विषय के तौर पर समाजशास्त्र चुनने का कोई विशेष कारण? सर, विशेष कारण नहीं था, मैंने इसका सिलेबस देखा, सिलेबस सही लगा मुझे तो मैंने इसको चूज़ कर लिया। सिलेबस आपने केवल समाजशास्त्र का ही देखा है या और नहीं सर, भी? सभी का देखा था। सभी पॉलिटिकल का साइंस देखा। का भी देखा था, ज्योग्राफी का भी देखा था। हमारे ख्याल से पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा अच्छा विषय था। सर, मैंने उसको पूरा भी आपका पेपर 2 कवर करता। इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा मदद वही विषय आपका करता। नेशनल इंटरनेशनल इवेंट पर सवाल बनते हैं। सर, GS1 में भी सोशलॉजी सर कवर करता है और समाज संबंधी जो भी मुद्दे हैं वो सर इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तो सोशलॉजी भी मुझे लगता है कि मेंस और इंटरव्यू दोनों कवर करता है। और कोई कारण समाजशास्त्र विषय के चयन का? सर, उसके जो भी टॉपिक थे, समाज के जो मुद्दे थे वर्तमान में चल रहे हैं उनसे संबंधित थे, तो सर मुझे लगा जो करंट इश्यूज हैं उनसे कनेक्ट करना इसको आसान होगा, तो मैंने इसको चूज़ किया। ठीक है, समाजशास्त्र विषय का प्रशासन में क्या उपयोग है? सर, समाजशास्त्र में जो भी समाज में संबंध हैं, जो भी समाज के मुद्दे उठते हैं महिलाओं से और बुजुर्गों से, बच्चों से, तो सर उनका उनकी एक वाइड स्टडी होती है, उन पे जो भी स्टडी चलती रहती हैं वो सामने आती हैं, तो सर प्रशासन में कार्य करते समय समाज से ही सर रूबरू होना पड़ता है, तो मुझे लगता है कि इस तरह में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। दैनिक जीवन में बहुत सारी उपयोगिता है इस विषय की। यस सर है। जैसे? सर, फैमिली के जो भी इशूज़ हैं इस समाजशास्त्र में पढ़ाए जाते हैं कि फैमिली कैसे जॉइंट से न्यूक्लियर होती है, न्यूक्लियर से जॉइंट में कैसे कन्वर्ट होती है, तो सर अगर फैमिली को या समाज को एक साथ बांधे रखना है तो मुझे लगता है सोशलॉजी वहाँ पे हेल्प करती है। समलैंगिकता पर अभी अखबार में 1-2 दिन पहले यस सर। कुछ छपा था। सर, सुप्रीम कोर्ट का
यस रुख 2018 का आपने देखा कि जी समलैंगिक संबंध को वैध करार दिया उसने, जी जी लेकिन सरकार कह रही है, शपथ पत्र में लिख रही है कि इसको जो है रिश्ते का रूप नहीं दिया जा सकता है। तो कंट्राडिक्शन नहीं दिखता दोनों में, सरकार और सरकार का ये मत है कि जब भारत में पारिवारिक इकाई की जो परिभाषा है उसमें पति पत्नी और बच्चों को शामिल किया जाता है। तो पति के रूप में पुरुष होता है, पत्नी के रूप में महिला होती है, और बच्चों के माता के रूप में भी महिला होती है, और पिता के रूप में पुरुष होता है। तो जो समलैंगिक संबंध हैं ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हैं, इसलिए सेंटर ने कहा है कि समलैंगिकता को वैध नहीं किया जाना चाहिए, पारिवारिक इकाई का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। आप सरकार के रुख से सहमत हैं? सर मुझे लगता है सरकार का मत इसमें सही है। ठीक है। यस सर। विशेष विवाह अधिनियम यस सर। की 5 प्रमुख बातें बता दीजिए। सॉरी सर। पढ़ा होगा, आपका तो समाजशास्त्र विषय भी है। सर पढ़ा है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत जो भी आजकल चर्चा में भी है, उसमें कई सारे सुधार की भी गुंजाइश दिख रही है, सुझाव भी आ रहे हैं। सर जो भी धार्मिक शादियां होती हैं हिंदू या मुस्लिम, उससे इतर अगर सर इंटरकास्ट मैरिज होती है या फॉरेनर से शादी होती है तो सर विशेष विवाह अधिनियम उसको कवर किया जाता है, और इसके अलावा सर इसके बारे में और जानकारी नहीं है। ठीक है। दक्षिण भारत में यस सर। आंदोलन उच्च जातियों के विरुद्ध ज़्यादा हो रहे हैं या ज़्यादा देखे गए। उत्तर भारत में जातिवाद जबकि ज़्यादा है, यहाँ नहीं, यहाँ क्यों नहीं आंदोलन खड़े हुए? सर उत्तर भारत में जो जातिवाद है वो सर कागजी ज़्यादा मुझे लगता है, क्योंकि सर यहाँ पे जो उच्च जातियाँ थीं तथाकथित, उन्होंने जो निम्न जातियाँ थीं उनके खिलाफ सर इस तरह का कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जो असभ्य और बर्बर हो, इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई आंदोलन नहीं देखा गया। दक्षिण भारत में सर जो भी निम्न जातियाँ थीं उनके साथ कुछ बर्बरता का व्यवहार किया गया और भेदभाव बहुत ज़्यादा अधिक था, इसलिए सर वहाँ पे ऐसे आंदोलन देखे गए। आपने एक शब्द शायद इस्तेमाल किया भी कि कागजी जातिवाद यहाँ पर उत्तर भारत में, कागजी ही बोला था। यस सर। तो आप एक बार फिर से विचार कर लीजिए कि आप ठीक बोल रहे हैं। कागज के स्तर पर जातिवाद यहाँ पर है, जातिवाद तो यहाँ चरम पर है। सर यहाँ पे जो भी शिक्षित लोग हैं उच्च वर्ग के, वो सर उनके अंदर जातिवाद इस स्तर का नहीं है कि जो निम्न जातियों के साथ भेदभाव कर सके। समाजशास्त्र की प्रिपरेशन के दौरान आपने कुछ समाजशास्त्रियों को पढ़ा होगा। यस सर। किनको किनको पढ़ा? सर कार्ल मार्क्स को पढ़ा है, वेबर को पढ़ा है, और डर्कीम को पढ़ा है। इंडियन थिंकर्स में सर एम.एन. श्रीनिवास को पढ़ा है। कार्ल मार्क्स के चिंतन में एक टर्म आता है डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म। यस सर। द्वंदात्मक भौतिकवाद। क्या है ये? सर कार्ल मार्क्स ने कहा था कि द्वंदात्मक भौतिकवाद वो है जिसमें अगर कोई आइडिया जनरेट होता है सर, तो उसके अगेंस्ट में कोई दूसरा आइडिया खड़ा होता है। उसे उन्होंने जो पहले आइडिया को सर थेसिस नाम दिया था, दूसरे को एंटीथेसिस, और जब दोनों सर क्लैश करते हैं तो एक सिंथेसिस प्रोड्यूस होता है। फिर सर टाइम जब आगे बढ़ता है तो यही सिंथेसिस फिर थेसिस बन जाता है, फिर इसके खिलाफ एक आइडिया जनरेट होता है। सर ये प्रक्रम तब तक चलता रहता है जब तक समाज में सर समानता नहीं आ जाती। नहीं, एक चीज़ ये बताइए, थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, यस सर, इन शब्दों का प्रयोग मार्क्स ने किया है या किसी और विचारक ने किया है? सर ये डायलेक्टिक मटेरियलिज्म जो था सर सर स्पष्ट नहीं है, लेकिन सर मुझे लग रहा है प्लेखनोव ने किया था इसका। प्लेखनोव ने शायद किया था सर। बाद में नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस। यस सर।
आपने किसी किताब में पढ़ा, किसी ऑथेंटिक किताब में, कि मार्क्स ने ऐसा कुछ कहा है? सर मैंने ऑथेंटिक किताब में नहीं पढ़ा है सर। मार्क्स ने इस कॉन्सेप्ट का यूज़ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में किया था। नहीं, ज़्यादातर दुनिया तो ये जानती है कि वो वर्ग संघर्ष की बात करता है, थेसिस एंटीथेसिस के संघर्ष की बात नहीं करता है। सर उन्होंने इसको कनेक्ट किया था वर्ग संघर्ष से, कि जो भी अभी सामाजिक व्यवस्था है सर वो थेसिस है। वही मैं पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ से लिए थे ये थेसिस एंटीथेसिस, किससे उधार लिए थे? बाकायदे मार्क्स ने एक्नॉलेज किया है। यस सर। उसका नाम क्या, नाम है उसका? सर मुझे क्लियर नहीं है, मुझे प्लेखनेव लग रहा है सर, मुझे स्पष्ट नहीं सर इसमें। प्लेखनोव तो मार्क्स के बाद के हैं भाई, रशियन है वो। सॉरी सर, मुझे क्लियर नहीं। खैर, मार्क्सिज्म के बारे में और क्या जानते हैं, कुछ बताइए, उनकी सोशल थॉट क्या है? सर वो एक इजैक्टिलियन समाज की बात करते हैं जहाँ पे वर्ग ना हो और जो भी राज्य की संपत्ति हो सभी में समान रूप से वितरित हो, या तो राज्य का उस पर कंट्रोल हो, ये ताकि सभी लोगों को समान अवसर मिल रहा हो। समाज के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख मार्क्स के चिंतन में मिलता है। यस सर। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, मुख्य रूप से कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? सर उन्होंने एक फ्यूडल सोसाइटी की बात की थी, इसके बाद सर मॉडर्न सोसाइटी की बात की थी। सर फ्यूडल सोसाइटी के पहले उन्होंने एक सर आदि समाज की बात की थी जिसमें लॉर्ड और सर्फ रहते थे। ये 3 स्टेज से पता है, वैसे सर 4 स्टेज में उन्होंने बात की है, लेकिन मुझे 3 ही पता है। आदिम समाज या आदिम साम्यवाद जिसको मार्क्स कहते हैं, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, यस सर। उसकी क्या विशेषता, क्यों उसको कम्युनिज्म कह रहे हैं वो? सर वहाँ पे जो भी संपत्तियाँ थीं वो सर किसी एक के पास केंद्रित नहीं थी। वहाँ पे लोगों के पास जो सर बंटवारा था संपत्ति का, सब बराबर था। जिनके पास कार्य करने की क्षमता थी तो वो एमाइल दुर्खीम, सर दूसरा नाम आपने लिया, वो समानता, जैसे मार्क्स समानता की बात करते हैं, एगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं, दुर्खीम समानता के समर्थक हैं कि विरोधी हैं? सर डर्कीम डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सर स्मॉल स्केल सोसाइटी और लार्ज स्केल सोसाइटी में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उसके आधार पर सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की बात किया है। तो माने डिवीज़न ऑफ लेबर की बात उन्होंने किया, तो ये डिवीज़न जो है वो भी एक तरह का क्लास डिवीज़न है या क्लास डिवीज़न नहीं है वो? सर इसमें कोई क्लास डिवीज़न ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि वो सॉलिडरिटी की बात करते हैं। जो भी स्मॉल सोसाइटी होंगी वहाँ मैकेनिकल सॉलिडरिटी होगी, और जो लार्ज होंगी वहाँ पे ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी होगी। जैसे मान लीजिए कि लेबर डिवीज़न में आपको कह दिया गया कि आप खेत में काम करिए, और मुझे कह दिया गया कि आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाइए, तो इज़ इट जस्टिफाइड इन द आइज ऑफ कार्ल मार्क्स और नॉट? कार्ल मार्क्स इसको उचित मानेगा कि नहीं मानेगा? सर कार्ल मार्क्स ने ये कहा था कि अगर क्षमता के आधार पर जिसका प्रोडक्शन जितना हो सकता है उतना किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें राज्य का हस्तक्षेप तभी होना चाहिए जब ये बहुत ज़्यादा भेदभाव मूलक हो जाए सर। अच्छा, एक और विचारक हुआ है, पता नहीं आपके प्रॉस्पेक्टस में है कि नहीं है, जॉन राल्स है? सर है नहीं है। अच्छा, खैर छोड़िए, रॉल्स की बात न की जाए। भारतीय समाजशास्त्रियों में आपने श्रीनिवास जी का नाम लिया जी। हेमंत श्रीनिवास, यस सर। उनकी मुख्य थियोरी क्या है? सर संस्कृताइजेशन की थ्योरी है उनकी। तो क्या मीनिंग है इसकी, संस्कृताइजेशन का क्या मतलब है? सर उन्होंने कहा था कि जो भी समाज में उच्च वर्ग होते हैं उनकी जो भी लाइफ स्टाइल है उनको समाज के निम्न वर्ग कॉपी करने लगते हैं, और ये सब जब सर एक लेवल तक पहुंच जाता है, उनके बराबर पहुंच जाते हैं, तो इसे संस्कृताइजेशन कहा जाता है। ये सर तभी इसको पूरा माना जाता है जब निम्न वर्ग उच्च वर्ग स्वीकृति दे देता है निम्न वर्ग को अपने बराबर समकक्ष होने की।
नहीं तो संस्कृताइजेशन माने एम.एन. श्रीनिवास की दृष्टि में ये क्या है, सामाजिक परिवर्तन का तरीका है या सामाजिक विकास की विधि है, क्या कहते हैं वो इसको? सर इसको सोशल चेंज ही बोलते हैं वो। सोशल चेंज, यस सर। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सोसाइटी। यस सर। यस सर। और कोई शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने अपवर्ड मूवमेंट के लिए जो कारगर है, केवल संस्कृताइजेशन? सर उन्होंने इसके पहले ब्राह्मणाइजेशन वर्ड यूज किया था, बाद में उन्होंने संस्कृताइजेशन यूज किया था सर। नहीं, इसके अलावा कोई? सॉरी सर, इसके अलावा नहीं पता है। वेस्टर्नाइजेशन शब्द है कि नहीं उसमें? यस सर। आप अभी आपने क्या बताया कि आप किस पद पे चयनित हुए हैं? मैम समीक्षा अधिकारी। तो चयन आपका हो गया, आप कार्यरत है कि अभी नहीं? मैम अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है उसकी। ज्वाइनिंग नहीं हुई? कब ज्वाइनिंग हुई, मतलब कब ये हुआ कि आपका चयन हो गया, किस चयन में? मैम जनवरी में हुआ। जनवरी में हुआ। यस मैम। तो इसके पहले भी आपने जो इसके पेपर को अपीयर किया है पीसीएस के? मैम 21 का दिया था। 2021 का पेपर दिया था मैम। 2021 का दिया था। यस मैम। तो उसमें ये क्या आप किसमें आपका चयन नहीं हो पाया था? इंटरव्यू हुआ था मैम, फाइनलिस्ट में नहीं हुआ था सिलेक्शन। इंटरव्यू हुआ था, फाइनल में नहीं हो पाया यस था। मैम। तो अब से अब तक उस समय आपको क्या लगा कि कहाँ पे क्या ड्रॉबैक आपका रहा और आपने किस चीज़ पे ज़्यादा काम किया है? मैम मार्कशीट आई थी तो उसमें मेंस में ये दिखा कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा वीक पड़ रहा है, और इसके बाद जो भी जीएस में थोड़ा बहुत और कर सकते थे, तो इनसे हो जाता सिलेक्शन में। इंटरव्यू आपका अच्छा गया था? यस मैम। चलिए ठीक है। अभी हाल ही में पीएम मोदी जी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है, वो कहाँ पे किया है आपको पता है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है। सॉरी मैम। आपको नहीं मालूम? ऐसा कहा जा रहा है कि सिविल सर्विसेज के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिकल की ट्रेनिंग दी जा रही है। जी। सुना है आपने इसके बारे में? सुना नहीं है मैम। तो आपको क्या लगता है कि ये कितना लाभदायक हो सकता है आने वाले समय में, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिकल की ज़रूरत है, मतलब ट्रेनिंग दी जा रही है, और क्या ज़रूरत पड़ी है? क्योंकि ऐसे तो पोटेंशियल बहुत है, बीइंग अ मैन या कोई भी ह्यूमन बीइंग हम काम कर सकते हैं। मैम जैसे डिजिटलाइजेशन की बात चल रही है और इंडस्ट्री 4.0 का भी कॉन्सेप्ट आ चुका है, तो जो भी हमारे सिविल सर्वेंट हैं या भी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनको भी ये ज़रूरत है कि वो भी इस तरह जो आधुनिक तकनीकें आ रही हैं इनको जानें और इन पे कार्य करने में सक्षम हों। इसलिए मुझे लगता है कि ये सही है मैम। और जो भी ऑफिशियल वर्क है उनका भी डिजिटलाइजेशन हो जाएगा। अभी भी पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस डायरेक्शन में अगर इसको देखा जाए तो सही है। तो डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि इस पे काम तो ज़्यादा हो रहा है और हम इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं कि डिपेंडेंट ना रह जाए, और हम खुद स्वयं को भी आत्मनिर्भर भारत भी बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दुष्प्रभाव भी काफ़ी पड़ रहा है। सबसे बड़ा तो लेटेस्ट अभी साइबर क्राइम का भी है, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? मैम जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा, जो भी अराजक या जो भी गैर राज्यीय तत्व होते हैं वो एक्टिव होते हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रहा है, ये साइबर सिक्योरिटी जो भी हमारी कंपनीज हैं 13 हैं, इनको मैम और भी ज़्यादा सक्षम होना पड़ेगा। जो भी हमारे ऐप बन रहे हैं, जो भी साइट लॉन्च हो रही हैं, उन सब में ऐसा प्रोटेक्शन यूज़ करना होगा इनको कि कोई भी जो भी साइबर क्राइम करना चाहे वो ना कर सके। तो आप तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से, तो आप क्या किसको लगता है कि आपका क्या योगदान इसमें बेहतर हो सकता है अगर आप एज अ डिप्टी कलेक्ट्रेट की पोस्ट पे चयनित हो जाते हैं? मैम जो इंजीनियरिंग डिग्री है, मुझे लगता है ये एक साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करती है। जो भी इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको एक्सेप्ट करने का एक जो टेम्परामेंट होता है, वो मुझे लगता है ईजी हो जाता है इसमें। तो प्रशासन में कार्य करते समय अगर कोई डिजिटल नवाचार आ रहा है, मतलब जो भी सिविल सर्वेंट है उनको यूज़ करने के लिए, तो मुझे लगता है वो मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। जो क्राइम का स्तर बढ़ रहा है, जब यहाँ पे हाल में प्रयागराज की आपने एक घटना भी सुनी हुई है, जी। और अभी तक जो मेन कल्प्रिट है वो मतलब उसको पकड़ में वो नहीं आ पाए, गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। जी।
तो क्या लगता है कि टेक्निकल भी हम कहीं बहुत जगह पे लो हैं, इसका भी कारण हो सकता है कि हम उन्हें पकड़ पाने में असक्षम हैं? मैम जो भी क्राइम हो रहे हैं वो भी इस समय जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उनको ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो पुलिस व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा सक्षमता की आवश्यकता है। जो मैम कर्मयोगी पोर्टल है उसमें ऐसी सक्षमता को डेवलप करने की बात की गई है अभी, और जो मौजूद है उसको और बढ़ावा देने की बात की गई है। तो मुझे लगता है ये सब जो मोबाइल ट्रैकिंग हो गई, लोकेशन ट्रैकिंग हो गई, तो ये अगर और भी अधिक अच्छी होगी तो सर मैम ये कवर किया जा सकता है चीज़ें। आप न्यूज़ चैनल देखते हैं? यस मैम। तो हाल ही में पिछले 2 दिन में घटित कोई 2 मुख्य समाचारों के बारे में आप मुझे बताइए। पिछले 2 दिन में मैम खेल से बता सकते हैं, खेल रिलेटेड बताइए। वो जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था वो ड्रॉ हुआ था, उसमें इंडिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में क्वालिफाई किया है। तो ये पिछली बार की एक बड़ी उपलब्धि रही थी, इस बार भी एक बड़ी उपलब्धि है मैम। दूसरा ये है कि माननीय योगी जी ने एक लखनऊ में ही आवासीय नीति का लोकार्पण किया है। तो ये वहाँ पे जो भी आवासीय फ्लैट हैं, जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो नए लोग वहाँ बसना चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। जो राजधानी हमारे वहाँ पे भी कोई केस ऐसा है जो वो काफ़ी जिसके बारे में काफ़ी वो चर्चा का विषय बना रहा है? मैम राजधानी में मनीष सिसोदिया जो मंत्री हैं, वहाँ के शिक्षा मंत्री, उनकी गिरफ्तारी इसमें चर्चा में। किस केस में? शिक्षा घोटाले में। शिक्षा घोटाले में? शराब घोटाले में, शिक्षा मंत्री हैं शराब। तो अभी क्या, कहाँ तक इसकी कार्यवाही पहुँची और क्या कहा जा रहा है? ईडी का इस पे क्या वो है? मैम यहाँ पे जो भी कनेक्शन है, वहाँ आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बेटी हैं, उनका कनेक्शन से बताया गया कि उन्होंने भी इसमें अपनी फंडिंग की थी, और इन्होंने कुछ लाइसेंस ऐसे दिए थे जो गलत थे, इसलिए इनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया इनके बयानों के आधार पर। किसको गिरफ्तार कर लिया ईडी ने? मनीष सिसोदिया जी। पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था ना, फिर ईडी ने किया। सर इस समय ईडी के गिरफ्त में। सीबीआई ने गिरफ्तार किया था पहले? सर उसके बारे में सर क्लियर नहीं। ईडी ने किस कानून के तहत गिरफ्तार किया है इनको? सर ये धन शोधन कानून होना चाहिए। हाँ सर, धन शोधन कानून होना चाहिए, क्लियर नहीं है सर इसके बारे में। धन शोधन कानून भी कोई कानून है? सर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी तो लॉन्ड्रिंग। धन का शोधन होता है, अपराध का शोधन होता है। सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है। मैं अभी तो इसके बारे में अभी एक परसों स्टेटमेंट किसी मेन कल्प्रिट का भी आया था, वो खुद ब खुद एक इसमें काफ़ी केसेस में इन्वॉल्व है, सुकेश चंद्रशेखर। यस मैम। इनके बारे में जानते हैं? इनको ठगी भी कहा जाता है काफ़ी बड़ा, लेकिन उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ दिया और उन्होंने कहा कि वजीर कोई और, उन्होंने सीधे केजरीवाल पे निशाना साधा। तो आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? मैम सुकेश चंद्रशेखर जो हैं वो पहले से ही इस मामले में आरोपित हैं, इस मामले में नहीं, कई अन्य मामलों में जो भी पैसों से रिलेटेड विदेशी धन का जो भी भारत में आगमन होता है। तो अगर इससे कोई संबंध है मैम, तो अभी इस पर स्पष्ट नहीं हुआ है कि कोई ईडी या सीबीआई कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि उनसे जो भी संपर्क थे वो वैध थे। इसकी जांच चल रही है, उसके बाद इसमें कुछ पता चल पाएगा। नहीं तो इन्होंने और क्या क्या घोटाला किया सुकेश चंद्रशेखर ने, कुछ बता सकते हैं आप एक दो? मैम एक भारतीय अभिनेत्री जैकलीन थी, उनके साथ कुछ ऐसा था, फंडिंग का मामला था जिसमें इनको गिरफ्तार किया गया था। फंडिंग का मामला कितने 100 करोड़ तक का था वो? सॉरी मैम। उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति 2023 की बात शायद अभी आप कर रहे थे। यस सर। क्या है इस नीति में खास बात? सर लखनऊ के आसपास जो भी कुछ ज़मीन है सर, वहाँ पे SC ST जो भी ज़मीन है उनकी ज़मीन खरीदने के लिए अब जिलाधिकारी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी सर। ये केवल लखनऊ के लिए है या फिर उत्तर प्रदेश टाउनशिप पॉलिसी? सर अभी ये लखनऊ के लिए है, लखनऊ के कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर। किस कानून के तहत SC ST की ज़मीन खरीदने के लिए जिलाधिकारी के परमिशन की ज़रूरत पड़ती है?
सॉरी। एशमा के बारे में पढ़ा है कुछ आपने? ESCMA। सर उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने कल से 16 तारीख से 72 घंटे के हड़ताल की नोटिस दी है। हड़ताल पर जा रहे हैं। उनकी हड़ताल को रोकने के लिए सरकार के पास एक औजार है सर एस्मा के नाम से। तो अगर जानकारी है तो बता दीजिए, एस्मा पर प्रकाश डालिए ज़रा। सर इसका फुल फॉर्म तो नहीं पता है मुझे। ये पता है सर कि जो भी अनिवार्य सेवाएं होती हैं उनके कर्मचारी सरकार के खिलाफ या ऐसी किसी हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं जिससे इनकी जो भी आपूर्ति है बाधित हो। कब तक के लिए सरकार हड़ताल पर प्रतिबंध लगा सकती है, कितनी ड्यूरेशन के लिए? सॉरी सर, पता नहीं है उसके बारे में। और हड़ताल पर चले जाएंगे तो क्या कार्रवाई बनती है इनके खिलाफ, क्या कर सकती है सरकार? सर क्लियर नहीं है क्या कार्रवाई कर सकती है, लेकिन ये सर है कि इनकी शायद नौकरी भी उस तरह में ले सकती है सरकार सर, निलंबित भी कर सकती है इनको सेवाओं से। अच्छा। इंडोनेशिया अपनी राजधानी बदलने की बात कर रहा है। यस सर। अभी कौन सी है राजधानी इसकी? सर अभी तो जकार्ता है। हाँ, और कहाँ बनाने की बात कर रहा है? सर इन्होंने एक इनके नॉर्थ में आइलैंड है, वहाँ पे सर अपनी राजधानी इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी है। उसका नाम सर मुझे याद नहीं आ रहा है। कर दिए हैं या करने जा रहे हैं? सर कर चुके हैं। बोर्नियो। यस सर। तो क्यों करना चाहते हैं? सर उसमें मेन रीज़न इनका जलवायु परिवर्तन का है। वो जो भी राजधानी है वो ये उम्मीद लगाई जा रही है कि सर आने वाले समय में वो डूब सकती है जल स्तर बढ़ने से, और वहाँ प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सर उन्होंने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है। अच्छा, ये जो ओजोन छिद्र बड़ा हो रहा है सर कि छोटा हो रहा है? सर इस समय वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, जितने पे है उतने पे रुका हुआ है सर। हाँ, एक खबर ये आई थी सर। उसके बाद अभी रिसेंटली फिर 2-3 दिन पहले एक खबर आई कि ऑस्ट्रेलिया में जो आग लगी थी 2019 के अंत में और 2020 की शुरुआत, तो उसकी वजह से 10% इसका होल और बढ़ गया। सर क्या नुकसान है ओजोन परत क्षरण के? सर ये कहते हैं कि ओजोन परत अगर कमज़ोर होगी या नहीं होगी तो जो भी सूर्य की किरणें हैं मानव शरीर पर पड़ेंगी, जिससे कैंसर की जो भी संभावनाएं बढ़ सकती हैं। सूर्य की किरणें तो यार हम लोग के लिए ज़रूरी है, विटामिन डी सर के उसमें सिंथेसिस के लिए हमारी स्किन में। सर उसमें अल्फा बीटा टाइप की किरणें होती हैं, तो इसमें से कोई एक किरण जो होती है सर बहुत खतरनाक होती है। जो भी ओजोन परत होती है, अल्ट्रावायलेट किरणों का नहीं ध्यान आ रहा है आपको? अल्फा बीटा सर अल्ट्रावायलेट में ही ये डिवीज़न होता है सर। तो सर इसमें से एक क्या किरण डिवीज़न होता है अल्ट्रावायलेट में? अल्फा और बीटा सर। अल्फा अल्ट्रावायलेट होती है, बीटा अल्ट्रावायलेट होती है। हाँ। तो सर इसमें शायद बीटा अल्ट्रावायलेट जो होती हैं सर वो स्किन कैंसर क्रिएट करती हैं अगर बहुत ज़्यादा शरीर पे गिरती हैं तो। चलिए, तो मानव स्वास्थ्य की बात हो गई। यस सर। और क्या नुकसान हो सकता है? सर इसी तरह वनस्पतियों पे भी सर उनका जो भी प्रकाश संश्लेषण होता है वो प्रभावित हो सकता है। पशुओं पे भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सर सूर्य तक बहुत ज़्यादा आएगा तो सर ग्लेशियर जो भी हैं पिघलने उनकी संभावनाएं बढ़ेंगी। और ऐसे ही सर जैसे इंडोनेशिया ने अपनी चलिए, अभी एक सरकार का फरमान आया है जिला प्रशासन को सर कि नवरात्र में देवी के मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, अखंड रामायण होना है, इस सरकारी आयोजन सर करने हैं, उसके लिए धनराशि भी आवंटित की गई है। यस सर। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धर्म की राजनीति सरकार कर रही है और ब्यूरोक्रेट्स उसमें मदद कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। आप अगर अभी आज की तारीख में डिप्टी कलेक्टर होते, क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? सरकार का फरमान मानना आपकी मजबूरी सर, लेकिन धर्म की राजनीति का आरोप आपके ऊपर भी उसका प्रभाव आता, आपको भी लोग घेरेंगे, आपको लोग कहेंगे, कैसे निपटेंगे इस समस्या से?
सर अगर इसका विरोध होता है तो यही कहा जा सकता है कि इस नवरात्र में ये पहली बार हो रहा है कि सरकार ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है। तो हो सकता है कि अगले आने वाले जो भी त्यौहार हों अन्य धर्मों के, वहाँ भी ऐसे कोई आयोजन कराया जाए। तो ये सर ये शुरुआत इसे देखा जाना चाहिए, और आगे भविष्य में भी अगर अन्य धर्मों के लिए आयोजन करवाया जाता है तो ये सभी धर्मों का समान हुआ सर। नहीं, आज जो सरकार कर रही है इसका क्या औचित्य है आप बताइए ना। ये तो आप पैसिफाई करने की बात कर रहे हैं, चलिए ये हिंदुओं के लिए ठीक है, मुस्लिम कभी आएंगे तो हम उनको ऐसे बोल देंगे सर। क्या तर्क है आपका कि सरकार की ये जो नीति है सरकार करने जा रही है, इसके पक्ष में कुछ तर्क आप दे करके समझा सकते हैं उन लोगों को? सर इससे ये है कि जो धार्मिक जुड़ाव है लोगों का अभी इस समय, जैसे कुछ जैसे हिंदू लोगों के लिए करवाया जा रहा है सर, मेनली हिंदू धर्म को ध्यान रखते हुए, तो एक धार्मिक सर जुड़ाव बढ़ेगा। और धर्म के प्रति अगर सर आस्था बढ़ती है तो कहते हैं कि जो मानसिक स्थिति होती है वो भी काफ़ी सर सुदृढ़ हो जाती है। तो सर एक अपराध से भी इसका कनेक्शन हो सकता है कि जब लोग आध्यात्म की तरफ बढ़ेंगे, धर्म की तरफ बढ़ेंगे, तो आपराधिक जो प्रवृत्ति है वो कम होगी। तो इससे इस वजह से भी देखा जा सकता है सर। चलिए जरा उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ सवाल हो जाए सर। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सर जनसंख्या की दृष्टि से सॉरी सर प्रयागराज। हैं? प्रयागराज। यस सर। ठीक तो है, इतना समय क्यों आपने लगा दिया? सॉरी। सबसे छोटा जिला कौन सा है? सर सॉरी। सबसे अमीर जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? सर गौतम बुद्ध नगर सर। सबसे गरीब जिला? सॉरी सर, गरीब नहीं। सबसे दबंग जिला? सर सॉरी। सबसे खतरनाक जिला? चलिए एक अंतिम सवाल, भारत का सबसे खतरनाक जिला कौन सा है? सर खतरनाक इस सेंस में कि वहाँ पर जो भी माओवादी या उग्रवादी गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं, या वहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश करना मुश्किल है, अगर इस सेंस में ठीक जा रहे हैं तो सर इस आतंक के ही सेंस में जी खतरनाक किसको माना गया है सबसे बड़ा जिला भारत का? भारत की बात कर रहे हैं अभी। सॉरी। इम्फाल है, दूसरे नंबर पर कश्मीर है, तीसरे नंबर पर चेन्नई है। ओके ठीक है, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू सर। जा सकते हैं। थैंक यू। कैसा हुआ इंटरव्यू आपका? सर सोशियोलॉजी के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मुझे। और सर फैक्चुअल थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं फैक्चुअल इतना इम्पोर्टेंट है देखना। और बस सर इतना ही लग रहा था। कितना अंक मिला था पिछली बार आपको इंटरव्यू में? 68। देखिए पर्सनालिटी आपकी ऐसे है 65-70, तो 68 आपको मिला था। यस सर। अच्छा अंक मिला था, और इस बार भी पूरी गुंजाइश है कि अच्छा अंक आपको मिलेगा। सर पिछली बार सोशियोलॉजी से क्वेश्चन नहीं हुए थे, लेकिन इस बार होंगे तो मुझे लग रहा है दिक्कत हो जाएगी। उसकी परवाह देखिए बहुत करनी नहीं चाहिए। यस। प्रीलिम्स आपने क्वालिफाई किया, आपने मेंस क्वालिफाई किया है, सोशियोलॉजी भी लिखा है, उसका ज्ञान परीक्षण आपका हो चुका है, जीएस का भी हो चुका है, उसकी बहुत परवाह नहीं करनी है। लेकिन आपका इंटरव्यू है 21 को। यस आपके पास 1 हफ्ते हैं पूरे, यस सर। और 7-8 नंबर का इजाफा आपको और करना है 10 नंबर का। 65 से 70 के बजाय इसको बनाना है 65 से 75 या 70 से 75। उसके लिए इस 1 हफ्ते में थोड़ा ब्रशअप कर लीजिए ना सोशियोलॉजी। एक आग जैसे आपने ब्लेंडर कर दिया हीगल को, सर का क्वेश्चन था, हीगल के टर्म्स को आपने मार्क्स में इस्तेमाल किया, इस तरह कुछ बात थी। इसी आधार पर मार्क्स ने कहा कि हेगल की डायलेक्टिक सिर के बल खड़ी है। यस सर। मैं उसे सीधी खड़ा कर रहा हूँ।
फिर उसने थेसिस एंटीथेसिस को हटा करके क्लास स्ट्रगल की बात किया। 4-5 थिंकर जो मोस्ट कॉमन है उन पे थोड़ा नज़र डाल लीजिए, ब्रशअप कर लीजिए, तो उनसे ठीक। वहाँ से प्राय सवाल उठते हैं। बाकी बहुत चिंता नहीं करनी है कि पूरा जीएस उठा करके पॉलिटी पढ़िए, सोशियोलॉजी पढ़िए, उसकी ज़रूरत नहीं। हाँ, न्यूज़पेपर ज़रूर ठीक से देखिए। अब एक हफ्ता इधर का देखिए, 2-3-4 दिन पीछे का देखिए, 10 दिन का न्यूज़पेपर को ठीक से पढ़िए ना। ठीक। और आप सेलेक्टेड भी हैं सर, बन चुके हैं समीक्षा अधिकारी। थोड़ा सा जो हम लोग सलाह देना चाहेंगे, आपस में बातचीत की है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा दिखना चाहिए, थोड़ा एनर्जी लेवल आपकी बढ़ी हुई होनी चाहिए। वो सामान्य दिख रही है, क्यों, कोई विशेष रीजन, थोड़ी थकान दिख रही है या थोड़ा स्लो मोशन में ऐसी आप दिखती हैं? है। सही हैं? है, पिछली बार भी यही सर प्रॉब्लम लग रही थी। नहीं, थोड़ा इसको आप बढ़ा सकते हैं ना। ओके। नहीं, जैसे इस समय आपका फेस स्माइलिंग लग रहा है, उस समय बहुत सीरियस था। क्यों? सर ये सोशियोलॉजी वजह से हो जाता है। वो हमें लगता कॉन्सेप्ट है। इससे क्लियर नहीं है, और मुझे जब इंटरव्यू अंदर आता हूँ तो मुझे लगता है नहीं, कि यही आपको यू कुड वेरी सेफली से ये सर। मेरे प्रश्न पर कि सर ये मुझे स्पष्ट नहीं, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, एकदम खत्म हो जाती बात ही। ओके। बजाय गलत जवाब देने के उस प्रश्न को ही छोड़ देना चाहिए। यही एक ज़रूरी सलाह हमें लगती है सर मुझे आपके लगता है लिए। कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ देंगे तो अगला वाला पता नहीं बता पाएंगे नहीं। हम उसी पर आ रहे हैं, सुनिए। ये एक ज़रूरी सलाह आपके लिए है जी। कि किसी प्रश्न का उत्तर न दे पाइए, 1 2 3 4 5 हो सकता है, 5-7 सवालों का लगातार आप जवाब न दे पाइए। जी। आप सारी बोलते रहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे। न दे पाइए फिर सारी बोल दीजिए, ठीक। लेकिन वहाँ बैठ कर के अपना रिजल्ट न बनाइए। जैसे अभी आपने बनाया कि सोशियोलॉजी के सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो कहीं अंक घट न जाए, अच्छा अंक हो सकता है न मिले, तो ऐसा नहीं है। ठीक। आप पहले प्रूव भी कर चुके हैं अपनी पर्सनालिटी को, और प्रूव फिर करेंगे। ठीक। बस वहाँ बैठ कर के रिजल्ट न बनाइएगा। आप 0 सवालों का जवाब दे करके भी अच्छा अंक पा सकते हैं इंटरव्यू में। बोलिए, नहीं आता है तो स्पष्ट बोलिए कि सर मुझे नहीं पता है इसका जवाब। ठीक। बाकी एकदम ठीक है, आप कन्विंस कर सकते हैं बोर्ड को। कॉन्फिडेंस लेवल बस अपना आप बढ़ा लीजिए। ठीक। बढ़िया शूटिंग पर्सनालिटी यार, उसका फ़ायदा उठाइए। 75-77 नंबर, 78 नंबर लीजिए, ओके। 10-12 का और इजाफा कीजिए। तो सर ये जब वहाँ पे बताना होता है कि समीक्षा अधिकारी में चयन हुआ है, कोई रैंक भी सर बताना, मेंशन करना जरूरी होता है क्या? आप बोल सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है कि चयन के बजाय आप बोल सकते हैं कि अभी जो रिजल्ट आया था 2021 का समीक्षा अधिकारी का, मैं उसका टॉपर हूँ। ठीक। आपकी पहली रैंक थी ना? वैसे वंस यू ज्वाइन, तब तो कौन सी रैंक है इसका कोई मतलब हाँ, नहीं रह उसकी जाता बात तो है। नहीं रहता है, इसलिए सिलेक्शन इज एनफ। बस आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। फिर हाँ सर। एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, उस पर खरा उतरिए। मुश्किल हो जाएगा फिर सर। सिलेक्शन बताइए। लिमिटेड बोलने से आप खुद ही बचे रहेंगे हर चीज में। तो रैंक नहीं बोलना है नहीं, जितना है उतना काफी। अगर कोई पूछता है तो देन यू कैन जस्ट। देखिए, दोनों चीज़ें हैं, लोग प्रभावित भी होते हैं सुन करके, लेकिन वही है ना कि दुधारी तलवार पे चलने जैसा होता है कि बड़ा लाभ भी मिल सकता है, कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। तो सर ठीक कह रहे हैं, थोड़ा संतुलित ही रहा जाए। मेरा चयन हो चुका है, ठीक है। असली चीज़ यही है कि आप प्रूव कीजिए अपने आप को, बस फेस स्माइलिंग रखिए, थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ा दिखना चाहिए। आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है ही हैं, ठीक। उसकी चिंता मत करिएगा कि सवाल का जवाब न दे पाइए। तो बस केवल यही एक पॉइंट, यही एक सूत्र लेकर के जाइए, अच्छा करेंगे। सर पिछली बार जैसे ऐसा हुआ था कि एक जो मेंबर थे वहाँ पे, उन्होंने हिंदी लिटरेचर से क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। पहले से लास्ट तक क्वेश्चन उनका हिंदी लिटरेचर से ही था सर, बहुत अंदर डीपली पूछ रहे थे। तो मैं उनका एक भी क्वेश्चन नहीं बता पाया सर। और नहीं बता पाए थे? नहीं सर। हाँ, वो वीकनेस उनकी, आपकी नहीं थी, वो उनकी वीकनेस थी कि वो और कुछ पूछ नहीं सकते थे, तो अपना जो जानते थे वही पूछ रहे थे। यू शुड नॉट वरी फॉर दैट। लेकिन उसका नुकसान आपको नहीं हुआ ना? सर मुझे लगता है हुआ है। कितना अंक मिला था? 68 सर। तो 68 मिला था तो ये अच्छा नंबर माना जाता है।
ये अलग बात है 75 नहीं मिले आपको। आप ये बिल्कुल एक बात एकदम रख लीजिए अपने पास गांठ बांध करके यस सर। कि 4-5-6 सवालों का जवाब न दे पाइए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं 15 सवाल पूछे जाए 15 का जवाब आप दे लीजिए तो आपको 80 नंबर दे देंगे, 85 दे देंगे। 20-22 साल के ये जो मॉक इंटरव्यू लेने का हम लोगों का एक्सपीरियंस है और जो कॉम्पिटिटिव लाइफ हम लोगों की अपनी रही है, जी। बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया है कि 4-5-6-7 सवालों का जवाब दे करके अच्छा अंक बटोरे और 15 में 12-14 सवालों का जवाब दे करके खराब अंक पाए। बहुत सारे फैक्टर देखे जाते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स के लेवल पर। एकेडमिक लेवल तो मान के चलते हैं ना कि आपका मेंस आपने क्वालिफाई किया है, प्री आप क्वालिफाई किए हैं, ऐसे तो आ नहीं गए हैं, जी। तो उससे बहुत कटौती होती नहीं है। अभी इस बार के लिए यही एक सूत्र रखिए अपने आप ठीक। अपने पास कि आप वहाँ बैठे बैठे अपना रिजल्ट मत बनाइएगा कि बाप रे बाप इतने सवालों का जवाब नहीं दे पाए। ठीक। ठीक है, ओके सर। विश यू बेस्ट आप लोग। थैंक यू। थैंक थोड़ा यू। एक्सप्रेसिव बन के जाइए। ओके, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।